चलिए दोस्तों, हम कराते वही हैं जो बोर्ड में आता है। और बोर्ड के लिए जो हम नियम करा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन नियमों को याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नियम और समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो बायो सेवर्ट का नियम, पहला नियम कौन सा कराएंगे हम? बायो सेवर्ट का नियम क्या है? इसके अनुसार किसी धारावाही चालक तार के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, ठीक है, धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल एल के तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले इसे देखेंगे कि ये है क्या, समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपके एग्जाम में याद रहे। ठीक है, तो क्या है? किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, क्या डेल बी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, धारा आई के अनुक्रमानुपाती है ना, बाद में धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा अल्पांश की लंबाई डेल एल के, यानी डेल बी कहे के डेल एल के, ठीक है। और अगला तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन, यानी साइन थीटा के, डेल बी कहे का अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहे के देखो डेल बी धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल एल के तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के, ठीक है, डेल एल के और थीटा की साइन के, यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डेल बी ये व्युत्क्रमानुपाती कहे के हो आर के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती को 1/में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो टोटल अगर हमें ऐड करें इसे तो बायो सेवर्ट का नियम क्या बन जाएगा हमारे पास? डेल बी अनुक्रमानुपाती आई, ये आई है इसके अनुक्रमानुपाती है, डेल एल के भी अनुक्रमानुपाती है और साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसके है? r² के। तो ये क्या बन गया हमारे पास? बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो ये लिखना हमें बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो हमने ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया। याद रखना कि ये अगर डेफिनेशन भी ना याद रहे, ये भी ना याद रहे, तो क्या लिखेंगे? डेल बी अनुक्रमानुपाती आई के, डेल बी अनुक्रमानुपाती डेल एल के और डेल बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के और डेल बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। फिर टोटल को ऐड करके ये लिख देंगे। यही क्या है? बायो सेवर्ट का नियम है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट, फिर करते हैं अगला नियम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब दूसरे नंबर पे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इसका जो प्रथम नियम है वो देखेंगे पहले इन्हें पढ़ लेंगे, फिर इन्हें समझने की कोशिश करेंगे जिससे एग्जाम में याद रहे आपके बिल्कुल। तो प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ठीक है, तो क्या कहा था फैराडे ने? देखो मान लिया एक चुंबक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, और ये एक कुंडली है, ठीक है, इसमें यहाँ धारामापी लगा दिया है फैराडे ने, क्या लगा दिया? धारामापी, ठीक है, यहाँ धारामापी लगा दिया और इस चुंबक को इसके पास लेकर आए। और जब इस चुंबक को इसके पास लेकर आए तो उन्होंने देखा कि धारामापी में विक्षेप हुआ, यानी धारा जीरो नहीं रही। मतलब जब धारामापी लगाओगे कुंडली में तो धारा तो जीरो रहेगी, लेकिन जब मैं चुंबक को इस साइड लेकर आए तब उन्होंने देखा कि धारामापी शून्य नहीं थी, यानी उसमें विक्षेप हो रहा था, मतलब हिल रही थी सुई जो धारामापी की थी। ठीक है, ऐसे सुई हिलना स्टार्ट कर दिया इधर उधर। ठीक है, तो क्या हुआ? उन्होंने फिर इसे स्थिर रख दिया, मतलब यही रख दिया, फिर विक्षेप क्या हो गया? बंद हो गया, मतलब जो सुई थी धारामापी की वो हिलनी बंद होगी। ठीक है,
तो यानी धारा क्या होगी, आई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि आई का मान 0 हो गया, उन्होंने फिर इसे पहले इधर लेकर आए थे, फिर इधर लेकर गए, तो फिर देखा कि जब इधर लेकर आए तब भी विक्षेप हुआ, जब उसे इधर लेकर आए तब भी विक्षेप हुआ, यानी धारा 0 ना रह के धारा क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, मतलब विक्षेप हुआ यानी धारा उत्पन्न होगी कुंडली में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब धारा इन्होंने उत्पन्न कर दी तो फिर इन्हें क्या हुआ, इन्होंने इसे डिफाइन किया कि देखो कैसा होगी उत्पन्न। पहले जब मैं इसे इसके पास लेकर आए तो क्या होगा, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो इनके मान में क्या हुआ, परिवर्तन, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन हुआ, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। देखो चुंबकीय फ्लक्स, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, जब चुंबक को इसके पास लेकर आएंगे कुंडली के, तो जो बल रेखाएं हैं वे बढ़ेंगी, यानी 2 भी हो सके, 3 भी हो सके, 4 भी हो सके, और जैसे ही हम इसे स्थिर कर देंगे तो वे चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे इसके पास लेकर आए, हमने हिलाया इसे, तो क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, ये जो बल रेखाएं हैं ये कम ज्यादा हो रही। जब ये कम ज्यादा हुई तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कभी कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो कुंडली में क्या हो गया, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जिसने क्या कर दिया, कुंडली में धारा को प्रवाहित कर दिया। तो धारा प्रवाहित होगी, इसलिए धारा प्रवाहित हुई। अब देखो पर नियम पढ़ो, बस याद हो गया ये बिल्कुल। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ये परिपथ के मान में क्या, किसके मान में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हुआ, परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में क्या हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो क्या करेगा, विद्युत धारा को प्रवाहित कर देगा परिपथ में। ठीक है, तो विद्युत धारा को डिफाइन नहीं किया यहाँ, सिर्फ नियम में क्या कहा फैराडे ने कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कब तक वे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहता रहेगा, कब तक प्रेरित रहेगा वो, यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित रहेगा, कब तक रहेगा, और धारा कब तक रहेगी, धारा जब तक प्रेरित प्रवाहित होती रहेगी, जब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होगा, जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता रहेगा, निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। और जैसे ही हमने इसे चुंबक को स्थिर कर दिया, और तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने का, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने का, तो परिपथ में ना तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ना ही विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी बल रेखाएं कम ज्यादा होती हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कम ज्यादा होगा, यानी परिवर्तन होगा। परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो जो परिपथ में प्रवाहित धारा प्रवाहित कर देगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक रहेगा, तभी तक रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होती रहेंगी, यानी हम चुंबक को इधर उधर जाते रहेंगे। और जैसे ही हमने इसे लाना बंद कर दिया तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होने का, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होने का, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होने का, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होने का, तो परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होने की। ठीक है, यह है पहला नियम। अब द्वितीय नियम क्या है, देखो, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसलिए समझाया यहाँ से। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सीधी सी बात है, क्या है, जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कहीं के बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के। क्यों, क्योंकि जब चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
और उतना ही होगा जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उतनी ही धारा बहेगी। यानी तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, सिंपल फंडा, कि जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जैसे ही इसमें मान लिया इसमें कम हुआ चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रवाहित धारा भी इसका इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगी प्रवाहित धारा। ठीक है, जो बहने वाली प्रेरित धारा है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो पढ़ कैसे, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आई होप के समझ में आ गया होगा आपके, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अब करेंगे हम अगला नियम। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी पढ़ेंगे। प्रथम नियम, संधि अथवा धारा का नियम भी इसे बोलते हैं। क्या है इसमें, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि या जोड़ पर, जोड़ भी उसे कहेंगे, संधि का मतलब जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात समीशन आई बराबर 0। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, चाहे कोई विपरीत जा रही, चाहे कोई उसके पास आ रही। देखो मान लिया ये कोई है, ये क्या है, जोड़, इसका संधि, ये क्या है, संधि की तरफ जा रही, ये भी संधि की तरफ जा रही, यानी I1 और I5 संधि की तरफ जा रही, बाकी संधि से दूर जा रही। तो इनका जो बीजगणितीय योग होगा, मान लिया I1 प्लस I5, क्यों है प्लस में, क्योंकि ये संधि की तरफ जा रही, और जो संधि से दूर जाओगे उनके साइन क्या होंगे, विपरीत होंगे इसके, यानी माइनस होंगे। माइनस के I2 क्योंकि ये संधि से दूर जा रही, और I3 माइनस का, क्योंकि ये भी संधि से दूर जा रही, तो माइनस के I4 क्योंकि ये भी संधि से दूर जा रही, और इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो काहे के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब ये माइनस के हैं सारे, उधर जाकर काहे के हो जाएंगे, प्लस के। तो I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। तो इसका वो भी पड़ जाएगा कि संधि के पास आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी बन सकेगा, ठीक है, अपनी तरफ से ये भी लिख सके, इससे यही सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चित्र बना देंगे। दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम, जिसे वोल्टता पास का भी नियम कहते हैं। ठीक है, वोल्टता पास का नियम भी सही बोलते हैं, वोल्टता अथवा पास का नियम, यहाँ अथवा लगा लेंगे, वोल्टता अथवा पास का नियम। ठीक है, तो क्या है ये, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, आई, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। उनके संगत प्रतिरोधों का ऐसा प्रदर्शित करें आर से, तो आर का बीजगणितीय योग यानी सम्मिशन बीजगणितीय योग। ठीक है, क्या होता है, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और समस्त विद्युत वाहक बल क्या होंगे, ई, और सम्मिशन इनका बीजगणितीय योग, यानी जो आई और आर का बीजगणितीय योग है वो कहीं के बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम आपको वही कराते हैं जो बोर्ड में हर साल आता है, और बोर्ड में हर साल क्वेश्चन जो रिपीट किए जा रहे हैं।